बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम इत्तेहाद खत्म होने के बाद हुकूमत ने सुख का सांस लिया था, मगर इस वक्त जहांगीर तरीन हुकूमत के लिए ऑपोजिशन से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। वो चीनी स्कैंडल के नामजद मुल्जिम हैं, मगर हुकूमत अपने 50 के करीब अरकान असेंबली देख रही है कि उनकी हमायत में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत को धमकियां भी दे रहे हैं। वो हुकूमत जो पहले ही इत्तेहादियों के आप समझे रहे मुकरम पर है, उनकी बेसाखियों के साथ खड़ी हुई थी, मगर अब उसके अपने अरकान ही उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। जहांगीर तरीन से मजीद अरकान असेंबली ने भी मुलाकातें की हैं। ऑब्वियसली जब ऐसा कंफ्यूजन का वक्त होता है तो हर कोई कोशिश करता है कि अपनी अपनी पोजीशन भी ले और बार्गेन भी करे। बहुत सारे लोग हैं जो उनको मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा रहे हैं। ये किस चीज़ की हमायत है, क्या मुतालबात है? जंग से तहरीके इंसाफ के MNA साहबजादा, जो मुख्तलिफ नाम है उनमें जो नाम कन्फर्म्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। MNA साहबजादा महबूब सुल्तान साहबजादा, अमीर सुल्तान और रावलपिंडी से रुकने सूबाई असेंबली उमर तनवीर भट्ट ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। चंद माह कबल तक तहरीके इंसाफ नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें कर रही थी, इसके बारे में वादे किए जा रहे थे, मगर आज खुद उनके अंदर हम ख्याल ग्रुप के नाम से फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो अपनी ही हुकूमत को गिराने की धमकियां दे रहा है। अब ये बड़ी यूनिक पोजीशन है क्योंकि हुकूमत में यूजुअली ऐसे ब्लॉक्स नहीं बनते। इस हवाले से PTI ही के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। सलमान नईम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सलमान नईम साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जैक्टली क्या चाहता क्या है? जी, फॉरवर्ड ब्लॉक जो आप नाम ले रही हैं वो तो मेरा ख्याल अभी मुनासिब नहीं। फिलहाल जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो ये चाहता है कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उसको बंद किया जाए। शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है वो बनी थी शुगर प्राइसेस हाई होने की वजह से, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIRs हुई हैं उनमें किसी जगह पर शुगर का जिक्र भी नहीं है। उनमें पुरानी ट्रांजैक्शंस को जो है ना वो खंगाला जा रहा है। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी करें, लेकिन जिस किस्म का मीडिया ट्रायल जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब का किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि उनके साथ इंतकाम ना लिया जाए। उनका एहतसाब अगर करना है तो बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं। जहांगीर तरीन अपने खिलाफ जो FIR है उसके बारे में कहते हैं कि उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USP लाहौर में भेजी गई और दस्तखत हुए। क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जाती तौर पे इनाद है किसी को? बिल्कुल, हम लोग ये बड़ा क्लियर कट कह चुके हैं, कैटेगोरिकली कह चुके हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के अनइलेक्टेड लोग जो है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपने घेरे में लिया हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड कर रहे हैं और उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। ये तो मौकफ है आप लोगों का, लेकिन अगर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इस मौकफ की तायद नहीं करते, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, ये बड़ी सीधी सीधी बात है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए। हुकूमत में कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर हुकूमत के इत्तेहादियों के नाम आए, लेकिन अभी तक अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उसका नाम जहांगीर तरीन है। देखिए, अगर ना कुछ किया गया उसके बाद क्या करेंगे, उसका तो मुश्तरका लाहेमल बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है मुलाकात की भी यकीन दहानी कराई गई है तरीन साहब को। अगर वो मुलाकात नहीं होती या हमारे मुतालबात हल नहीं होते, फिर हम इंशाल्लाह मुश्तरका बैठ के हल निकालेंगे। और ये आपको किसने, अगर मुझे ये बता दें, ये कहाँ क्या सोर्स है कि प्राइम मिनिस्टर ने तायद की है मुलाकात की? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सोर्सेज हमें क्लियरली कहते हैं कि उन्होंने नहीं मुलाकात करनी जहांगीर तरीन से। देखें जी, जहांगीर तरीन साहब PTI का बहुत 10 साल से कोई हिस्सा हैं और उनके बहुत सारे करीबी दोस्त जो हैं वो फेडरल कैबिनेट में भी हैं, इमरान खान के बहुत करीब हैं। जाहिर है किसी न किसी तरफ से तो यकीन दहानी कराई गई है। और दूसरी बात ये कि अगर इस हफ्ते में मुलाकात नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह आइंदा का लाएमल बनाएंगे। और हमने 21 तारीख को बैठना था, अफ्तार डिनर दिया गया था जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी, इसी वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। अगर मुलाकात नहीं होती तो वो स्टार डिनर भी होगा और आइंदा इंशाल्लाह आइंदा का लाहेमल भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे बैठ। राइट। और नवाज साहब, ये भी आपको मुबारकबाद भी है कि आप लोगों ने एक रिकॉर्ड किया है कि हुकूमत में होकर आपके फापी के लोग खड़े हो गए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इससे कमेंट करने से पहले थोड़ा सा कंडेम करूँगा, थोड़ा सा मजम्मत करूँगा। ये जो अल्फाज है ना, हम ख्याल ग्रुप या तरीन ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक PTI के साथ जो लगाया, जब मीडिया पे ख़ास तौर पे शाम को टॉक शोज़ पे होता है, मैं ऐसा कोई ना ग्रुप है ना इसका कोई वजूद है, ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक शाम को टॉक शोज़ पे इस्तेमाल हो जाता है। मुझे नहीं लगता तरीन साहब ने या किसी उनके दोस्तों ने या सलमान नईम ने या किसी और दोस्त ने ऐसा कोई लफ्ज़ किसी जगह पर इस्तेमाल भी किया हो। ये हमारे अपने ही दोस्त हैं, हमारे अपने ही लोग, हमारी पार्टी के अपने दोस्त हैं, वर्कर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि किसी के खाने पे जाना, अफ्तारी पे जाना, उसके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा होना, ये कोई बुराई नहीं है। जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स जितना मैं समझता हूँ, पिछले 12 साल से मैं PTI की जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स को देखता रहा हूँ, बल्कि शायद मैं जितना समझता हूँ, शायद वर्करों में से मैं समझता हूँ, उतना शायद कोई और नहीं समझता हो, कि जितने दोस्त तरीन साहब के घर जाते हैं या उनसे मिलते हैं, मेरी उनसे गाय बगाए जब गुफ्तगू होती है, तो ये जो सवाल आपने सलमान से पूछा है, मैंने भी उनसे पूछता होता हूँ। यकीन जानिए कोई एक भी ऐसा दोस्त, चाहे वो MNA है चाहे MP हो, किसी ने ये नहीं कहा कि अगर इन केस तरीन साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात नहीं करते या उनके मुतालबात के ऊपर बात नहीं हो तो वो पार्टी लाइन क्रॉस करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आपके सामने उन्होंने कहा है कि फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। अभी आपके सामने उन्होंने कहा है नहीं, उसने सलमान ने एग्जैक्टली आपको ये कहा कि जी हम सोचेंगे। उसमें ये कोई थ्रेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है। सोचने का मकसद ये नहीं होता अगर उसका नई स्ट्रैटेजी आएगी, फिर दोबारा जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बात हो, शायद सेकंड ईयर लीडरशिप पे बात हो सकती है, शायद किसी और से मुलाकात। आज चौधरी सरवर साहब से कल रात को जो है ना बहुत सारे दोस्त जाके मिले, राजा रियाज साहब इसमें शामिल थे, तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उनसे गुफ्तगू शनीद हो रही है ताकि एक मेल्टिंग ऑफ द आइस हो और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है इस इन्वेस्टिगेशन पे उसको क्लैरिफाई किया जाए। देखिए, मुलाकात का मकसद प्राइम मिनिस्टर से क्या हो सकता है? यही कि जी इसमें जो डायरेक्टर है या कोई शख्स है उनकी कोई मैलाफाइड इंटेंशंस है, आप उसके बारे में सोचें। तो किसी न कहीं हमारी लीडरशिप उनके साथ कॉन्टैक्ट में है और उनकी रिजर्वेशन को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें वो अपना अमल दखल करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने लगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि जहां पे अकाउंटेबिलिटी है वो अब फॉर एवरीवन है और अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, तो उसमें उनकी मुदाखलत नहीं है। बट रेस्ट अश्योर्ड, ये जिनकी ख्वाहिशात हैं, चाहे कोई भी दोस्त है, चाहे अपोजिशन की है, कि PDM के होने के बाद शायद तरीन साहब, ऐसा नहीं होने लगा। जितना मैं तरीन साहब को जानता हूं, जितने मैंने 10 साल की सियासत उनके साथ की है, 2011 से 12 से हमारे साथ पॉलिटिक्स में आए, हमारे साथ जमात में है, ही इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन, अ वेरी प्रिंसिपल, हमारा मेंटोर थे, हमारे लीडर थे, हमें उन्होंने आगे वो किया। इस किस्म की नेगेटिव किस्म की पब्लिसिटी या इश्यूज में वो कभी अपना बर्डन नहीं डालेंगे, अपना ओनस उस पर लेके नहीं चलेंगे। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये डाई डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिन। राइट। सो ऑन साहब ने तो बड़ा बताया कि वो कैसे जानते हैं पॉलिटिकली एज अ पर्सन उनको, लेकिन अब केस को देखकर आपको कैसे जहांगीर तरीन नजर आ रहे हैं व्हेन यू लुक एट व्हाट जो कि केस है FIA का? फरिया, अभी आपने बात की और आपने इन्हें मुबारकबाद दी कि आपकी हुकूमत में होते हुए आपका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अगर इसी जुमले को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें कि इन्हें मुबारकबाद इस चीज़ की मिलनी चाहिए कि इनके अपनी हुकूमत में होते हुए ये अपने सीनियर मोस्ट आदमी को अकाउंटेबिलिटी की तरफ इमरान खान लेके जा रहा है, जिसका यकीनन वो एक मुबारकबाद उसकी बनती है। अब जहाँ तक बात रह गई कि जनाब ये केसेस चल रहे हैं और केसेस की हद तक अगर उन्हें मिलना है, अगर उन्हें कोई ग्रीवेंस है, तो दो ही तरीक़ेकार है। एक, अगर FIA कर रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर रही है, आपकी शेख रशीद साहब हैं उसके मिनिस्टर। अदरवाइज जो प्रॉपर कोर्स है वो है कि अदालतें हाजिर हैं। ऐसी सूरत हाल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को भी इन्वेस्टिगेशन से अगर कोई इश्यूज हैं तो वो अदालत का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं। गालबन अगर वो जमानत के लिए गए हुए हैं तो वो जो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी मेलाफाइडीज भी जाके उधर बता सकते हैं कि जनाब ये मेलाफाइडीज हैं। और ये बात करना कि जी कोई सिंगल आउट हो रहे हैं, इसको साबित करना होगा। लेकिन अगर हम सिंगल आउट की बात करते हैं तो फिर तो वो यही नहीं, पहले मुस्लिम लीग नून भी कह रही थी कि जी एहतसाब तो सिर्फ हमारा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। दिस इज नो ग्राउंड इन लॉ कि जी सिर्फ मेरा क्यों हो रहा है। लग रहा है कि कुछ साथी करीब है प्राइम मिनिस्टर के, वो मेरे खिलाफ थे तो उन्होंने मुझे आउट करने के लिए ये दो बातें हैं। ये बात है उनकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की, वहां पे वो बैठ के जहां पे उनकी इंटरनल मीटिंग्स हैं, दे कैन सेटल दिस इशू के जी क्या वजह है, क्या नाराजगी है कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। लेकिन जब वो पब्लिक में जाते हैं या अदालतों में जाते हैं तो मैं समझता हूँ 30-40 आदमी MNAs MPs लेके जाना और फिर वहां पे ये कोई इस किस्म का तासुर देना कि जी ये कोई पॉलिटिकल हम प्रेशराइज कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। सिंपली आपने जाके कुछ सवालात का जवाब देना है और ये कहना कि जी कि ये
जो इन्वेस्टिगेशन है ये सिर्फ शुगर की कमीशन की रिपोर्ट तक महदूद होनी चाहिए। ये तो बात नहीं, अगर आप पैनामा वाला केस देखते हैं, पैनामा का केस था उनके एसेट्स के, उसमें आ गया उनका अकामे में और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, तो ये बहुत से इश्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अनर्थ हो जाते हैं। तो इसको इस हद तक आपने कहा कि इन्होंने भी कहा कि जी वो पॉलिटिकल उनका एक कैरियर रहा है, लेकिन ज़हन में एक बात रखिए कि पॉलिटिकल के साथ साथ उनका एक बिजनेस का बहुत लंबा कैरियर भी रहा है, और जो उनकी बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो किसी भी जो कारोबारी शख्सियत है, हमने देखा है पॉलिटिक्स में, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, नॉट एवरीवन, लेकिन वहां पे जब उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उनका बिजनेस और पॉलिटिक्स का क्लैश कहीं नजर आता है, तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अरबों खरबों की, चाहे पाकिस्तान में हो बैरून मुल्क में हो, तो फिर वो फोकियत ले जाता है और वो कोशिश करते हैं। एक तरफ से नहीं देख सकते कि ही इज जस्ट अ पॉलिटिशियन, ही इज आल्सो अ बिजनेसमैन। जावेद अब्बासी साहब, आप लोग पहले कहते थे जो बातें आज वो जहांगीर तरीन कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो आप ही के साथ आके खड़े हो गए हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर तो जहांगीर तरीन साहब का कोई केस है तो वो तो अदालत है, उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन पर कोई अगर बनाया हुआ केस है या उनके बाकी कोई लोग इन्वॉल्व है, मैं उनके जहांगीर तरीन साहब की ना बात करूंगा ना उस केस पे बात करूंगा। अगर वाकई उन्होंने कुछ जुर्म किया हुआ है तो उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं उस 35-40 लोगों की बात जरूर करूंगा जिनका तल्लुक पीटीआई से है। वो लोग उनके साथ खड़े और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो इस केस में न मुलजिम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये केस उनके खिलाफ है, जाति को सेटल करने के लिए बनाया गया है। अभी आप जो साथी आपने लिया उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने उनको मिसगाइड करके जहांगीर तरीन साहब को टारगेट किया जा रहा है। वो ये बात हम पहले सारी अपोजिशन ये बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जाति को सेटल करने के लिए सारे अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब्बासी साहब, आप लोग तो ये भी कहते थे कि जहांगीर तरीन का नाम लेके कहते थे कि इनके खिलाफ लें एक्शन, अब ले लिया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक्शन ठीक नहीं लिया? मैंने आप मेरी बात मैं समझा नहीं सका। मैंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अगर कोई केस है तो जरूर करें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने वाकई किया, मैं उन 40 MNAs और MPAs जिनका तल्लुक पीटीआई से है, मैं वो क्या कह रहे हैं मैं उन पर बात कर रहा हूँ, मैं इन पर नहीं बात कर रहा। मैं वो कह रहा हूँ कि वो ये सारे समझते हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो समझते हैं कि इनके साथ कोई सियासी स्कोर सेटल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि चीनी के स्कैंडल में तो उनका नाम भी नहीं है, जो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, वो तो वैसे इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनके बाकी केस खोल दिए गए हैं। और वो जो MNAs और MPAs जो पीटीआई के हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में, वो जो बात कर रहे हैं वो बात सुनने वाली है। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये जाति है, ये जाति को सेटल किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी के जो केस है चीनी वाला वो नहीं है, बाकी केस खोले जा रहे हैं। ये बात जब अपोजिशन कह रही थी तो उस वक्त तो शायद लोग नहीं मान रहे थे, वो कहते थे कि ये तो NRO मांग रहे हैं। हमने कहा NRO नहीं मांग रहे, आप जहांगीर तरीन साहब NRO तो नहीं मांग रहे, जो पीटीआई के लोग गए हुए वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि अब्बासी साहब, एक सवाल और भी है, क्या इन तमाम लोगों से जो प्राइम मिनिस्टर कहते भी हैं कि कोई जाती लड़ाई है, क्यों कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर? ऐसे ही बैठे का कोई मामला नहीं है तो क्या, अगर आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या वजह क्या है कि वो बैठकर वहां पे रोज सोचते हैं कि आज इसके खिलाफ मुकदमा कर दो? इज इट पॉसिबल? आज तक आपने कभी सुना है कि जिस जमात की हुकूमत हो उसके इलेक्टेड लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बाहर निकले हो और बाहर निकल के ये बात कह रहे हो और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात न सुनी तो हमारा अगला अमल हम अख्तियार करेंगे? जहांगीर तरीन साहब का इंटरव्यू सुन ले, बाकी इनके MNAs और MPAs का इंटरव्यू सुन ले, तो अगर ये इलेक्टेड लोग उस जमात के टिकट पे जीते हैं, कि जाहिर है उस आइडियोलॉजी से इनका तल्लुक था, जाहिर है ये वो इस जमात के मंशूर से उनका तल्लुक, अगर वो आज कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रायल फ्री जो है, फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं किया जा रहा, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे साथ सियासी स्कोर जो है वो सेटल किया जा रहा है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बात को हमें अहमियत देनी चाहिए। अपोजिशन जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन की बात कर रही थी, अगर वो कह रहे हैं तो फिर तो लोगों को आज इस बात का यानी मानना चाहिए ये फेयर ट्रायल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के अलावा इनके और कई लोग हैं जो
चीनी के जो सिकंदर में थे, जो आज वजीर है, वो बैठे हुए हैं, किसी के खिलाफ FIR नहीं काटी गई है, किसी के खिलाफ आज इतना सख्ती नहीं की जा रही है। बहुत सारे आपके खिलाफ किया जा रहा है। आसपास के लोग हैं, वो आप सही कह रहे हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। जहांगीर तरीन पर जो इल्जामात हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। FI की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी के बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन ने उठाया। दूसरे नंबर पर वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई और तीसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मोनस इलाही की कंपनीज ने फ़ायदा उठाया। शहबाज शरीफ और सिंध के ओमनी ग्रुप को भी चीनी बहरान से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया। जो अभी अब्बासी साहब कहे थे कि और कौन लोग हैं। साल 2018 और 19 के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन की शुगर मिल को पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक JDW ने कुल चीनी की पैदावार 6,21,000 टन की, जिसमें से 2,78,000 टन बरामद की गई, जो कुल बरामदात का 15.3% बनता है। जहांगीर तरीन को हुकूमत की तरफ से 56 करोड़ से जायद सब्सिडी मिली, जो सब्सिडी का 8.5% बनता है। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन पर साल 2013 और 14 के दौरान JK फार्मिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी के शेयर धोखाधड़ी और फ्रॉड से खरीदने का इल्जाम आयद किया है। ऑन साहब, इसमें जो ये सवाल है जो कि वो लोग भी उठा रहे हैं जो समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, जो अभी जावेद अब्बासी साहब ने भी उठाया है कि सिर्फ जहांगीर तरीन ही के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो। पहले तो मुझे ना अब्बासी साहब पे यकीनन बहुत खुशी फील हो रही कि उनको तरीन साहब का और बाकी तमाम जो हमारे वारकीन उनसे उनका इतना दुख लेके बैठे हैं, जितना दर्द लेके बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि PDM के जाने के बाद इनकी अब सारी उम्मीदें इससे वाबस्ता हो चुकी हैं कि काश PTI में ऐसा कोई ग्रुप बने और उनके साथ ऐसे मामला हों। तो ये उनके दुख को मैं समझ सकता हूँ। जहाँ तक तरीन साहब के साथ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें थोड़ी सी ना आपको क्लैरिफाई करूँ, FIR का दर्ज होने का मकसद एक्यूज्ड और इक्विटल नहीं है। अभी भी मतलब ये नहीं साबित हो सकता कि वो एक्यूज्ड हैं या उनको एक्विट कर दिया गया। ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ने अपनी सिर्फ जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने पेश करके भेज दी कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ये हमने फाइंड आउट किए, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। FIA को जब ये तफवीज़ किया गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करके लाएं, तो ये सारी चीज़ें उनको भेजी गई हैं और अभी तक तो ड्यू प्रोसेस हो रहा है। अभी इसमें कम से कम 2 से 4 महीने लगेंगे और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तरीन साहब को जो सवालात भेजे गए, अगर वो प्रॉपरली उन सवालात का जवाब दे देते हैं और वो समझते हैं कि उनके पास सेटिस्फाइड किस्म के सारे उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इशू वैसे रिजॉल्व हो जाएगा। ये सारी जो चीजें वैसे ही खुद अपने वजन तले मुनज़्ज़म हो जाएगी। खुसरो बख्तियार और मोनस मैं आई टेल यू व्हाट, खुसरो और मोनस का मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, बट दैट आई नो कि वो दोनों शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स नहीं है। वो दोनों कंपनी को रन नहीं कर रहे। शेयर होल्डर तो बहुत पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारी ऐसी चीजें जहां एक आम शख्स जो आपका कैमरामैन बैठा है उसने भी 10,000 की शायद जो है ना शेयर किसी के परचेज किए होंगे, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें नहीं बनता। जब आप शेयर होल्डर है तो आप डिसीजन मेकर नहीं होते, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता। जब आप डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें तरीन साहब और अली तरीन दोनों शामिल थे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने के चांसेस होते हैं। जब शेयर होल्डर होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता। तो मेरे ख्याल के उसमें बनता है, दैट इज अप टू माय नॉलेज। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली 5 जो शुगर मिल्स या 5 जो बड़े ग्रुप से, जिसमें JDW तरीन साहब का भी शामिल था, आपके जो नाम थे उसमें आप रमजान शुगर मिल को भूल गए थे और अल अरेबिया शुगर मिल भी भूल गए, जो कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की पूरी ओनरशिप में है, वो भी चौथे 5वें नंबर पे आती है। इन तमाम ग्रुप्स के खिलाफ एक ही तौर पे कार्रवाई शुरू की गई। अब उसमें कार्रवाई की फिर डिविएशन होती गई, किसी में फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ गया, किसी में कोई अकाउंट्स का इशू आ गया, किसी में कोई अननेसेसरी एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने का इशू आ गया, किसी में अब फॉर एग्जांपल एक इशू और आया था इसमें कि यहां से पाकिस्तान से जो शुगर एक्सपोर्ट की गई थी अफगानिस्तान को, उसमें ट्रक नहीं गए थे, यानी कि वो सिर्फ बिल्टी बनाई गई थी, यहां से ट्रक के जो बिल्टी ऑफिस से बनाए गए थे और वो कस्टम तोरखा में उसको सिर्फ बिल्टी के ऊपर जो है ना उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया था, जिसके ऊपर उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिबेट दे दिया था। यानी कि फिजिकली पाकिस्तान से चीनी शायद यहां से एक्सपोर्ट नहीं हुई थी और वो फेक अकाउंट के थ्रू उन्होंने उसके अगेंस्ट की। तो बहुत सारी कंपनीज में ये भी है, तो ये तो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलती जाएंगी। अगर आमिर साहब आप इजाजत दें, अब्बासी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, देन आई विल कम टू यू। जी अब्बासी साहब, मैंने कहा कि आमिर साहब को कहना कि अल्लाह न करे अगर इनके साथ कभी ज्यादती हुई है तो मैं इंशाल्लाह इनके लिए भी आवाज उठाऊंगा। आज अगर हम आवाज उठाते हैं तो ये उठाते हैं कि जिसके साथ भी ज्यादती हुई है, तो ये नहीं है मदर्दी की बात। दूसरी ये है कि अगर जब FIR किसी के ऊपर कर देते हैं और 2013 और 14 की भी करें, उसकी पगड़ी आप उछाल देते हैं, उसको लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं, उसको आप सारी दुनिया में चोर और डाकू दिखा देते हैं,
और फिर उसके पास पीछे क्या बात जाता है वापसी के लिए? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि पहले डिटरमिन हो, फिर उसके साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जब आपने पहले ये सारा अमल कर लिया है तो फिर जहांगीर तरीन साहब के पास जिंदगी में क्या बचेगा लोगों को दिखाने के लिए? वो तो इंसान के पास, बिजनेसमैन के पास एक इज्जत ही होती है। तो जब इज्जत किसी की खराब हो तो हम नहीं चाहते कि किसी भी आदमी की इस तरह इज्जत खराब हो। अब्बासी साहब, मैं आप थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच, बट एक चीज़ बताऊं, जितनी तरीन साहब की इज्जत का ख्याल है, जितनी तरीन साहब से मोहब्बत और हमारी लगानगत है हमारी पार्टी में, हमारे तमाम वर्कर्स में, वो हमें मालूम है। और वो दिलों का हाल होता है, उसको ज़बान पे लाना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता पगली उछालना उन लोगों की जिन्होंने मतलब 7-7 अरब की, वो अगले स्पॉट में शायद फरिया भी पूछेंगे, शहबाज शरीफ बेल के हवाले से मैं डिटेल बताऊंगा, जिन्होंने 7-7 अरब की टीटियाँ लगवा के अपनी बेगमात और अपने लोगों के ख़ानदान के अफराद में पैसे फेक टीटीज़ के थ्रू मंगवाए, शायद उनकी इज्जत उछालना जो है ना वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि वो गरीब आदमी का पैसा था, वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। सर राइट, सर अभी आपको अगर फ्री भी एड्रेस करें तो मैं बता दूं आपको। वी विल कम टू शहबाज शरीफ, बट क्विकली आमिर साहब, आपने जैसे हमें हमारे प्रोग्राम में बड़े डिटेल में एक रीकैप दिया था जो कि ब्रॉडशीट केस में हुआ था, हमें एक क्विक रिकैप दे दें कि ये चीनी का ऐसे ही बन गई है रिपोर्ट, ऐसे ही जहांगीर तरीन साहब का नाम आ गया है, इतनी मासूमियत से सब लोग निकल गए, जरा बता दें हुआ क्या है? देखिए, रिकैप ज़हन में एक लफ्ज़ रख के करिए कि इस मुल्क की इकोनॉमी को अगर किसी ने बुरी तरह लूटा है ना, हम तो खाली सियासतदानों की बात सुनते आ रहे हैं या उनके एहतसाब की बात होती है, वो हैं कार्टल्स, वो हैं माफियाज, वो हैं बड़े बड़े ये जो सरमायादार हैं जिनकी 10-10, 20-20 ये फैक्ट्रीज हैं कि जो कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से बनी, और यही वो माफियाज और कार्टल्स हैं कि जिनके खिलाफ इमरान खान बात कर रहा है कि मैं ये माफियाज और कार्टल्स को नहीं छोड़ूंगा। अब ये माफियाज चाहे लैंड ग्रैबिंग में हो, चाहे LNG में हो, चाहे पेट्रोलियम में हो, चाहे शुगर में हो, ये नोन चीजें हैं, इसमें क्विक रिकैप देने की जरूरत नहीं। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक चीज जो डिफरेंट आई है कि जो पुरानी दो अदवार थे, चाहे पीपल्स पार्टी थे या मुस्लिम लीग नून थी, वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो माफियाज थे, चाहे शुगर का हो चाहे दूसरा हो, तो उसमें जो टॉप की लीडरशिप थी वो भी उसी बिजनेस कम्युनिटी का खुद भी हिस्सा थे, उनकी अपनी भी शुगर मिलें थी, उनकी अपनी भी इंडस्ट्रीज थी, उनकी अपनी भी, तो वो उन कार्टेल्स को हेड ऑन नहीं जाते थे। खान ने ये काम शुरू किया कि उसकी चूंकि अपनी तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी सच थिंग, तो उसने कहा कि मैं इनको हेड ऑन लेता हूं। अब लेने में अगर उसमें आ रहा है जहांगीर तरीन, क्योंकि अगर 40 या 50% टोटल इस टेनोर में उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि अदालत में जाके जहांगीर तरीन साहब को जाके सेटिस्फाई करना ज्यादा एक सोबर तरीकेकार था बनिस्बत इसके कि अगर हम 30-40 MPAs MNAs को लेके जाते हैं, ये क्या तासुर क्या दे रहा है? ये तासुर वही दे रहा है कि जो हम देख रहे थे कि जब GT रोड से मियां साहब निकले, मुझे क्यों निकाला, जब हम देख रहे थे कि जरदारी साहब अंदर हो गए तो बिलावल भुट्टो नैब के दफ्तर के बाहर वो सब चीजें हुई। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और अदालती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां शहबाज शरीफ रहा हो चुके हैं। कल हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून को यकीनन बड़ा रिलीफ मिला है, मगर उनकी जमानत एक बहुत अजीब मुहिम्मा बनी हुई है। चंद रोज कबल उनकी जमानत मंजूर होने की खबर आई। एक नायब कासिद ने कमरा अदालत में आकर बाकायदा जमानत मंजूर होने का ऐलान भी कर दिया था, मगर बाद में 2 रुकनी बेंच के जज जस्टिस अजद जावेद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को शिकायत की कि वो जमानत के खिलाफ थे। उनका इख्तलाफी नोट था और जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने तौर पर जमानत का ऐलान कर दिया। अब ये जो वाकया है, इसको बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमारी तारीख का अजीब व गरीब वाकया है। जो इख्तलाफी नोट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नैब ने जितना भी रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, इससे ये वाज़ेह है कि TTs के जरिए जो पैसा मंजर आम पर आया, उसके जराए के हवाले से शहबाज शरीफ और उनका खानदान नैब को मुतमईन नहीं कर सका। ये तमाम सबूत काफ़ी संजीदा हैं, उनमें बज़ाहिर झोल मालूम नहीं होती, इसलिए उनकी जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। जावेद अब्बासी साहब, आई स्टार्ट विद यू, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए जी, जिस दिन वो फैसला हुआ, बिल्कुल आपने ठीक कहा,
अब मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी कहा है कि इस मामले की जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए और सच का सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशियल हिस्ट्री में बड़ा ही यूनिक केस है। ये तो हमने बहुत दफा देखा कि जजेस साहिबान आपस में इख्तलाफ रखते रहे हैं और डिसेंटिंग नोट भी आते रहे और दो जज साहिबान भी अगर बैठे हुए तो दोनों कई मामला पे इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन ये पहली दफा देखा कि जज कोई चीज अनाउंस हो गई हो, बाद में सीनियर मोस्ट जज कह रहे हो कि मेरे सामने ये बात हुई है और मैंने लिख दिया है, उन्होंने साइन करके भेजना है, और जब साइन करने के लिए जाए तो जज साहब कहें कि नहीं मेरी तो डिसेंटिंग नोट थी और मैंने उधर अनाउंस नहीं किया। तो ये एक सीरियस जरूर इशू है। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को जरूर देखेंगे कि फ्यूचर के लिए ऐसा ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया जिसमें शहबाज साहब का केस सुना, सुनने के बाद वो मुतमईन हुए। उन्होंने कहा है कि ये आज तक रिया साहब आपने हजारों प्रोग्राम किए, कई 100 प्रोग्रामों में हम भी आपके साथ शामिल हुए, हम हमेशा ये कहते थे और हमें कहने को आप छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस साहिबान ने कहा है कि नैब सिर्फ हुकूमत को बचाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए, लोगों की इज्जतें खराब करने के लिए सफाया गया है। ना उनका कोई केस बनते हैं, ना वो रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, ना उनकी कोई अभी तक लॉजिकल एंड में कोई एक केस बना सके। सबसे ज्यादा सारे लोग अभी भी आन साहब को आप देखे, वो बड़ी हिस्ट्री आपको गिनाएंगे, मुस्लिम लीग ने ये किया, ये चोरी। हम बार बार कह रहे थे मेहरबानी करें, अगर हमने किया है तो कोई लॉजिकल चीज लेके आए। सारी लीडरशिप को आपने अंदर करके देखा है, केसेस बना के देखे हैं, रेफरेंस बना के देखे हैं, 2-2 साल 2.5 साल लोगों को अंदर रखा और बाद में आपने निकाला क्या है? एक केस से निकाला। शहबाज शरीफ साहब के केस जमानत से साबित हो गया कि शहबाज शरीफ साहब पर उसकी फैमिली पर झूठे केस बनाए गए थे। लेकिन डिसेंटिंग नोट के लिए बनाए गए थे। लिहाजा 2-2.5 सालों बाद अदालत ने देख लिया कि उन्होंने जमानतें लिए और ट्रायल के लिए मेहरबानी करके ऐसे आएंगे जो बाकी रेफरेंस का हाल हुआ है, रेफरेंस का भी यही हाल होगा। राइट ऑन साहब, आप इससे बात भी करना चाहते थे, लेकिन ये हुआ क्या है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अब्बासी साहब, मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा तो आपने मुझे पूरा क्लियर करने का टाइम देना है। पहली बात यह है कि अगर किसी शख्स की जमानत हो जाए किसी केस में तो वो बेगुनाह नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि अगर उज़ैर बलोच पुलिस की वैन के ऊपर फायरिंग करने के केस में से अब बेगुनाह करार हो जाता है क्योंकि गवाह मुनारफ हो गया, तो वो बेगुनाह नहीं है, उसने वो काम किया था। दूसरा ये है कि अगर किसी गाँव में कोई बकरी चोरी करके ले जाए ना, यकीन करें वो इतना शर्मिंदा होता है कि अपने घर भी जाने के लिए रास्ता तब्दील कर लेता होता है, मस्जिद में जाना छोड़ देता होता है। जिस तरीके से इन्होंने चोरी किया और जिस तरीके से ये फूल जाते हुए फूल डलवाते हैं और आते हुए फूल डलवाते हैं, मुझे वो बकरी चोर ज्यादा मौजूद नजर आता है। अब तीसरी चीज जो कौम को समझने की जरूरत है कि इनके पास केस क्या था, ये जो कॉपी आप लेके बैठी है मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन जस्टिस असद जावेद का जो 14 सफा का पूरा डिसेंटिंग नोट है वो एक आई ओपनर है पूरी कौम के लिए। मैं उसकी सिर्फ चीदा आपको चीजें पढ़ के सुना देता हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने 1990 में सियासत का आगाज किया था तो उनकी कुल जायदाद जो थी 21 लाख रुपए की थी, और जब 2018 में वो आखिरी दफा चीफ मिनिस्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी पूरी फैमिली के जायदाद 7 अरब 23 करोड़ 80 लाख रुपए की थी। और इस पूरी जायदाद को बनाने में उनके पास जो एसेट्स हैं उनका कोई ऐसे जराए नहीं जिससे वो सेटिस्फाई कर सके हो, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो पूरी फैमिली की उन्होंने हिस्ट्री बताई, फिर उन्होंने कहा जी कि इस 7 अरब 23 करोड़ में से 3.5 अरब जो है वो 380 के करीब जो टीटियां हैं इनके खानदान के अकाउंट में आई। अब मैं उसका जरा थोड़ा डिटेल अगर आपको बता दूं कि नुसरत शहबाज जो इनकी बीवी है जी, 2018 के अकाउंट में उनके अकाउंट में 299 मिलियन यानी कि 30 करोड़ रुपया, उसमें से 14 करोड़ 70 लाख रुपए 26 टीटियां इनके अकाउंट में आई। फिर ये भी आपको पता है टीटी क्या मतलब? टीटी का मतलब ये होता है कि आपने काला धन कमाया कमीशन से, लोगों से करप्शन के केस में, और उसको वाइट करने के लिए आपने किसी बैंक को, मनी चेंजर को पैसे दे दिए पाकिस्तान में, उसने यहां से दुबई टीटी लगाई और वो डॉलर अकाउंट में ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में वापस आ गए। दूसरा वो लिखते हैं जस्टिस असद जावेद साहब कि हमजा शहबाज शरीफ की 2001 में जो जायदाद थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए की थी। 2018 में 53 करोड़ 30 लाख रुपए के मालिक थे, उसमें से 18 करोड़ 10 लाख 23 फेक टीटियां, जाली टीटियां उनके अकाउंट में आई। और इनमें जो सबसे बड़ा फनकार है, जो घुन्ना है जी, उसका नाम है सलमान शहबाज शरीफ। उसकी 2003 में जो जायदाद थी वो 20 लाख रुपए की थी। 2018 में 2.2 अरब रुपए का मालिक है, जिसमें से 1.6 अरब 150 के करीब टीटियां उसके अकाउंट में आई। फिर राबिया इमरान और जवेरी अली के, मैं उनके घर वालों के नाम नहीं लेता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मोहम्मद मुश्ताक, ताहिर नकवी, निसार, राशिद कामरान और अली अहमद खान, ये 5 लोग हैं जो रमजान शुगर मिल और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम करते थे। इनके अकाउंट में 50 करोड़
14 करोड़, 11 करोड़, 51 करोड़ और 41 करोड़ की पेमेंट्स आई हैं, 250 के करीब टीटियां। और इनमें जो सबसे बड़ी टीटी आई बीबी, उसकी वैल्यू पता कितनी है? 1.8 अरब रुपए की। एक जीएनसी के नाम से कंपनी बनाते हैं, उसका टोटल टर्नओवर इन्होंने लिखा है 35 लाख रुपए का सालाना, जिसमें 1.08 अरब की टीटी आती है, जिसका कोई असर नहीं। और ये जो निसार अहमद साहब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी कि एक बंदा वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में काम करता हो और उसके अकाउंट में 1.8 अरब की टीटी, 18,000 तनख्वाह वाले के सामने कहा। और ये हल्फिया बयान है उसका कि मैंने ये शहबाज साहब को, उसके बावजूद ये बीबी एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, आप अब्बासी साहब से कि अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये जो 7 अरब की जायदाद इन्होंने करप्शन से ये टीटीओ के थ्रू अकाउंट में आए, ये हलाल के पैसे हैं। यकीन चाहिए ये जो नजरिया जिसको बैठ के हम यहाँ जस्टिफाई कर रहे थे, कम से कम मेरे पास वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बैठ के कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये पता नहीं शहबाज शरीफ साहब को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। जी अब्बासी साहब से मैं कमेंट लेती हूँ, बट अगर राजा आमिर अब्बास से भी पूछ लें कि जी अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ क्विकली, जो कोर्ट में हुआ है ये नॉर्मल प्रोसीजर ऐसे हो सकता है? देखिए, कोर्ट में एक चीज नॉर्मल हमें नजर आ रही है पिछले काफी अरसे से कि जहां पे एक गरीब आदमी का केस होता है तो वहां पे कानून की इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से हो रही है, एक अदालत में कोई और इंटरप्रिटेशन हो रही है, एक अदालत में कोई और हो रही है। और जहां पे ये बड़े और मेगा केसेस आ रहे हैं और ख़ासकर वहाँ पे कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट का जो रिलीफ देने का तरीक़ाकार है, नैब की जो परफॉर्मेंस है, नैब की प्रोसिक्यूशन की जो परफॉर्मेंस है, वो जो जावेद इकबाल का कल का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि मेगा करप्शन केसेस को हम हतमी अंजाम तक पहुँचाएंगे। क्या वजह है कि 2-2 साल तक उनके रेफरेंस दाखिल नहीं होते, डिलेज होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस अंदाज में बुनी जाती हैं कि कहीं ना कहीं इनको जब रिलीफ देना पड़े तो इनको रिलीफ दे दिया जाए। अनफॉर्चुनेट एलिमेंट ये है कि इससे इमरान खान जो अकाउंटेबिलिटी की बात करता था, उसका ये वाला चैप्टर सबसे कमज़ोर है अकाउंटेबिलिटी का। उसकी टीम वो काम ही नहीं कर सकी। नैब के प्रोसिक्यूशन की बात होती है कि जी बड़ा वीक है, बड़ा वीक है। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल जो पिछले दौर में नून लीग के दौर में लगा, उसको टेनोर फिक्स पोस्ट है कि 3 साल के बाद ना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ना नैब ऑर्डिनेंस में है दोबारा लगाया जाता है। क्या वजह है कि इमरान खान की अपनी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस निकाला और उस ऑर्डिनेंस के जरिए उसी को दोबारा एक्सटेंशन 3 साल की दे दी। वही प्रोसिक्यूटर जनरल के जो कि जिम्मेदार है इस मेसी और कमजोर प्रोसिक्यूशन की। तो ये तमाम चीजें इसमें जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है। मुझे अब्बासी साहब के पास आने वक्त खत्म हो रहा है। अब्बासी साहब, एक सवाल पूछा ऑन साहब ने आपसे कि क्या आप उसका जवाब देना पसंद करेंगे? जी, एक तो यह है कि आन साहब और उनकी जमात, मैं आन साहब को नहीं कर, बाकी जमात उनको गाली देने में, एलिगेशन लगाने में, इल्जाम लगाने में, दूसरे की पसालने में। सर मैंने तो कोई जूते वाली बात नहीं की अब्बासी साहब, ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है सर। खाकान अब्बासी साहब ने कहा था। अच्छा आप मेहरबानी करके हाँ, तो वो भी देने के लीडर है जी, वो जूता उतार लेते, हम तो बड़े छोटे से जी, माफ कीजिएगा जी। जितने भी एजुकेशन रखूं, किसी अदालत में, किसी फोरम में तो ये डिटरमिन कर रहा होता है ना कि वो सच कह रहे हैं या मैं सच कह रहे हैं, वो अदालतें। अगर हमारे खिलाफ कुछ चीज है, मेहरबानी करके तो अदालतों में ले जाएं, अदालतों में हमें सजा दिलवाएं। 3 साल हो गए, आपने एक लोगों को कहा एक रेफरेंस हमारे खिलाफ फाइल नहीं हुआ, किसी एक लीडर के खिलाफ तो कोई एक जजमेंट लेके आते। सिर्फ आप एलिगेशन लगाने में, आप गाली देने में, आप इल्जाम लगाने में, आप उसमें तो हम आपका मुकाबला मैं तो कर ही नहीं सकता, वैसे भी शायद हम ना कर सके। हाँ, अगर हमारी लीडरशिप के खिलाफ किसी के पैसे उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ के साथ साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करे में नाकाम हो गई है, लिहाजा उनको बेल देते हैं। तो वो भी तो आप सुनाते कि आपने एक जूनियर जज जो थी, जिनकी बात ज्यादा जोर से किसी ने नहीं मानी, उनको आपने रखा है। हम कहते हैं कि मेहरबानी करके
ये काम अदालतों को करने दें। Right. अगर अदालत फैसला किसी के खिलाफ करती है तो बिल्कुल वो ठीक है। इतना है। लेकिन अब्बास साहब- रोज बैठ कर किसी को चोर और डाकू कहते हैं, इससे बेहतरी नहीं आएगी। वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो देखने वाला है वो ये कि एक तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो डिसेंट की वॉइस अब पीटीआई में है वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है, और दूसरी तरफ पीएमएलएन में अब लीडरशिप किसके पास होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।